नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 21 अगस्त 2024 की सायंकाल पूरे विश्व की घटनाक्रमों पर और देश की महत्वपूर्ण खबरों पर हम इस मंच पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर है, आज भारत के प्रधानमंत्री वर्चस्व की जंग लड़ रहे रूस और अमेरिका गुटों के बीच हो रहे रूस यूक्रेन संघर्ष की चरम सीमा में पहुंचने के दौरान यूक्रेन का दौरा कर रहे यूक्रेन और पोलैंड का ये देश, खासकर कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया तो अमेरिका और उनके समर्थकों ने, खासकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो मोहरे बने हुए हैं नाटो देशों के, उन्होंने भारत पर कटकुट प्रश्न चिन्ह लगाया था कि किस प्रकार आप आक्रांता देश के साथ मिल रहे हैं। शायद इसी आरोप को धुलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हैं। खासकर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम के दबाव में इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए था, खासकर ऐसी स्थिति में जब आज ही यूक्रेन ने नाटो के शहर पर मॉस्को और रूस के कई शहरों पर बमबार्ड किया। उसे देखकर ऐसा लगता है कि रूस उसको प्रतिघात करके यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर अनेक महत्वपूर्ण उस पर विनाशक प्रहार कर सकता है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि ये दौरा ना करे, दिखावे का दौरा ना करे। हो सकता है कि वो इसमें शांति समझौता कराने में कामयाब रहे, परंतु जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसको, ये हमारे यहाँ की ये कहावत है, दो सांडों के बीच में झगड़े में आदमी को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं की राजधानी, जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने बहुत ऐतिहासिक संघर्ष किया, राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में मानसून सत्र का पहला दिवस चला, परंतु जो आशाएं अपेक्षाएं भी 24 साल से हो राजधानी गैरसैंण को लेकर है या भू कानून से, मूल निवास से जन आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्तराखंड की वर्तमान डबल इंजन की सरकार विफल रही। तीसरी महत्वपूर्ण खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, ये मुख्य बुलेटिन उसी के लिए समर्पित है कि भारत में इन दिनों जो बड़े विस्फोटक की स्थिति हो रखी है, बहुत शर्मनाक स्थिति हो रही है कि एक तरफ कलकत्ता में ये चिकित्सालय में, आरजी चिकित्सालय में जो एक चिकित्सा प्रशिक्षक के साथ, एक महिला चिकित्सक के साथ जो दुराचार किया गया, उसके बाद वो पूरा देश उद्वेलित है। किस प्रकार से नृशंस हत्या की गई और उस मामले को दबाने के लिए शासन प्रशासन और आरजी हॉस्पिटल ने किस प्रकार के हथकंडे अपनाए, उससे पूरा देश स्तब्ध है। यही नहीं, वहां से महाराष्ट्र में बदलापुर में जो शर्मनाक घटना हुई, छोटी सी 4-5-6 साल की बच्चियों के साथ, जो स्कूल में वहां के सफाई कर्मी द्वारा जो जघन्य कृत्य किया गया और उसे कृत्य को स्कूल प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने ढांपने की कोशिश की, उससे वहां पूरा महाराष्ट्र उद्वेलित है। महाराष्ट्र अब इतना उद्वेलित है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इस प्रकार का हैवानियत क्यों हो रही है। दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वहां समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इस प्रकार के दुराचार के कृत्य में पकड़े गए और उन पर कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उत्तराखंड में, जहां उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, वहीं
देहरादून में, थोपी हुई राजधानी देहरादून में एक बालिका के साथ इस प्रकार का दुराचार वहां के बस अड्डे पे ये हुआ, उससे शर्मसार है प्रशासन। तो वहीं दूसरी तरफ जहां सर्वोच्च न्यायालय ने और हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच हो रही, कलकत्ता में आरजी अस्पताल में इस प्रकार का चिकित्सक, महिला चिकित्सक के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, उसे जहां सीबीआई की जांच हो रही है, वहीं प्रदेश सरकार, प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और तमाम शासन प्रशासन उनके हवाले हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखकर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ ये फैसला किया कि चिकित्सालयों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए। परंतु सुरक्षा व्यवस्था का मामला नहीं है, लोग परेशान हैं। ये मामला क्या है? हम ये देख रहे हैं कटक, उड़ीसा में कटक में जिस प्रकार से एक चिकित्सालय में चिकित्सक ने मरीजों के साथ, 2 महिला मरीजों के साथ दुराचार किया। चिकित्सक भले ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर प्रश्न उठता है कि जो सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया कि चिकित्सकों को विशेष सुरक्षा दी जाए, जब चिकित्सक की ही कटक में मरीजों के साथ इस प्रकार का दुराचार कर रहे हैं, तो उस पर किस पे विश्वास किया? जब बाढ़ ही खेत खाने को लग जाए, जब शासन प्रशासन ही अपराधियों को संरक्षण देने में लग जाए, आखिर ये मामले पे अंकुश कैसे लगेगा? ये मामला आज का नहीं, ये दशकों से ये मामला उभरा है। दामनी आंदोलन और नजफगढ़ की दामनी से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने में देश की न्याय व्यवस्था जो जजर, और आज सबसे बड़ी शर्मनाक घटना ये हुई, एक मामला प्रकाश में आया अजमेर में 32 साल बाद इस प्रकार के दुराचार, 100 से ज्यादा युवतियों के साथ जो दुराचार के आरोपी थे, उनको आज सजा की घोषणा। हमारा ये मानना है 32 साल बाद देश की न्याय व्यवस्था आखिर इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश खुल गए। हालांकि कि इसमें 5-6 लोगों को जो दंडित किया गया, कहा जा रहा है इसमें 200 से ज्यादा अपराधी संलिप्त थे। इसका मुख्य कारण क्या है? सारे शासन प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रदेश सरकार, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल से लेकर तमाम लोग दामनी आंदोलन में दुर्व्यवहार के कानून बनाए गए। उसके बाद भी नजफगढ़ की दामनी में एक मामला ये प्रकाश में आया, जिसमें नजफगढ़ की दामनी में जो दिल्ली की दामनी से कुछ महीने पहले ये कांड हो गया था, नजफगढ़ की एक युवती के साथ उधर के ही छावला के आसपास, दिल्ली के देश की राजधानी छावला पास के कुछ अपराधियों ने उसको अगवा करके वहां से लेकर उसकी नृशंस हत्या की। उनके अपराधियों को त्वरित न्यायालय में, जो जांच न्यायालय ने जिसको फांसी की सजा दी, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे फांसी की सजा दी। त्वरित न्यायालयों में चल रहे ये मामले में 2014-15 से सर्वोच्च न्यायालय में गया। 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय को त्वरित मामले में इसने जघन्य कांड में सुनवाई का विवेक नहीं रहा, या अवसर नहीं मिला, या प्राथमिकता दर्ज नहीं की। और 7 साल बाद 2020-22 में ये मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से उन आरोपियों को, उन जघन्य हत्यारों को बरी कर दिया, कहा कि ये पुलिस प्रशासन ने ये सही ढंग से जांच, ये अपराधी नहीं, जबकि ये कहना चाहिए था कि आखिर ये अपराध किसने किया, इसकी भी। इस प्रकार के अपराधियों को जब मुक्त किया जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। एक अपराधी के छूटने से लाखों अपराधी का मनोबल बढ़ता है, और उससे लड़की के गरीब माता पिता न्याय की देरी पे
तिल तिल कर मरते रहे लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया, पर क्या मजाल कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का न विवेक जागा न उनके उदाहरण में, उस पे विचार तक नहीं किया गया, पुनर्विचार। और उस अपराधी ने न्यायालय से बरी होने के बाद, छूटने के बाद 1 महीने बाद ही एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। जब न्यायालय समय पे न्याय नहीं करता है तो इस प्रकार के अपराध बढ़ते हैं। नजफगढ़ की दामनी के मामले में कितने लंबे समय तक लोग आंदोलन करते रहे, कानून बना, और जो इस अपराध का, ये दिल्ली दामनी में अपराध का मुख्य वो था जिस बच्चे ने उनको, उसे नाबालिग बताकर उसे छोड़ने का कृत्य किया गया। अपराधियों के साथ मानव सहानुभूति करने से, सहानुभूति पीड़ित से होनी चाहिए, अपराधियों से नहीं। उनको कानून के छिद्रों का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, परंतु राजनीतिक दल अपनी संकीर्ण और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए उसको सहारा देने का काम किया। ये कारण है। जब हमने देखा कि नजफगढ़ तो छोड़ो, मुजफ्फरनगर कांड चौराना के, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष उत्तर प्रदेश की और केंद्र की राव मुलायम की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, पूरे शासन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया था। उन अपराधियों को दंडित करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बरी करने का कार्य किया। उन मुख्य अभियुक्तों को, खाली सिपाहियों पर इस प्रकार से धूल झांकने से अपराधी कमजोर नहीं होता। जब दुनिया देखती है इस व्यवस्था पर, व्यवस्था काबिज हुआ, तो ये मामला ये था। जहां तक कलकत्ता की बात है या महाराष्ट्र की बात है, इस बात से एक बात स्पष्ट होती है, अगर न्यायपालिका मजबूत रहे, अपने दायित्वों का निर्वहन न करे, समय रहते त्वरित न्याय करने का काम करते, राजनीतिक प्रतिबद्धता को दरकिनारा करके राजनेता हो, शासक इस प्रकार का किंतु परंतु और बैसाखियों का सहारा नहीं देते, तो अपराध होते ही। जिस प्रकार से अरब देशों से लेकर अमेरिका में न्याय प्रणाली, चीन से लेकर न्यायपालिका अंकुश लग, पर भारत में न्यायपालिका, बड़े बड़े वकील जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, वो इस प्रकार के व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी, राष्ट्रद्रोहियों के पक्ष में निर्लज्जता से खड़े होते हैं। उनको समय पे समय दिया जाता है, तारीख पे तारीख दिए जाते हैं, जबकि एक समयबद्ध मामला होना चाहिए था। फास्ट ट्रैक पे जो मामले चल रहे हों, जांच अदालतों से लेकर सर्वोच्च उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय 7 साल लगाए, तो गुनाहगार कौन? गुरु तेग बहादुर ने जिन्हें कहा था समय पे न्याय न होना भी अन्याय के बराबर है। 32 साल तक उन अपराधियों को जिन्होंने अजमेर में इतना घृणित कृत्य किया, उनको जीवित जीने का अधिकार देना ये एक प्रकार से न्याय नहीं, अपितु जिनके वजह से सैकड़ों नवयुवतियों के अपने तिल तिल कर जलती रही, उनको सजाए मौत से कम कुछ नहीं मिले। संगठित अपराध था। जिस प्रकार न्यायपालिका में कमजोर पैरवी करके इस प्रकार के जघन्य कांड के अपराधियों को के साथ नरमी बरती जाती है या उन्हें किंतु परंतु का लाभ दिया जाता है, उससे अपराध बढ़ता है। सर्वोच्च न्यायालय भले ही कहे कि ये आज, हमारा तो ये मानना था कि पश्चिम बंगाल में भारत के संविधान जिस प्रकार से वहाँ अंध तुष्टीकरण चल रहा है, अपराधियों को संरक्षण चल रहा है, उसको देखते वहाँ कब का बर्खास्त कर देनी चाहिए थी सरकार। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी
कि मोदी सरकार ने समय पर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह किया होता तो देश की सुरक्षा के साथ उस चिकित्सक की भी जान बचती। अब भी समय है तमाम अपराधियों के लिए भारत की न्याय प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली, देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने के लिए कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और शासक भी मजबूत होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने देखा मुजफ्फरनगर के अभियुक्तों को संरक्षण देने का कृत्य देश की न्यायालय से लेकर सत्तासीनों ने किया, उन अपराधियों को पदोन्नति से और सम्मानित करने का कृत्य किया गया जो इसके मुख्य गुनाहगार थे, जिन्होंने भारतीय कानून व्यवस्था और तंत्र को जमींदोज करने का काम किया। अगर ईमानदारी से देश की न्यायपालिका ईमानदारी से काम करे, तारीख पे तारीख न दे के त्वरित जो अभी तक भी कानून है उसी के अनुसार भी त्वरित कार्य करे तो ये समय नहीं बचेगा। हमारा ये मानना है कि न्यायपालिका और शासक अगर मजबूत हो जाए तो पुलिस तंत्र भी बहुत सुधर जाएगा और देश में इस प्रकार के अपराधों पे तुरंत अंकुश लगेगा। जय हिंद।